हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप सो आप बहुत अच्छे होंगे। मैं देवकी नंदन विश्वकर्मा, केमिस्ट्री एक्सपर्ट, प्रयास के डिजिटल चैनल पे आपको वेलकम करता हूँ। बेटा, जैसे कि आपको पता है कि केमिस्ट्री का पेपर कल है और अब तक आपकी तैयारी हो भी चुकी होगी। मैं जस्ट आपको एक कंप्लीट वीडियो सोल्यूशन देने की कोशिश कर रहा हूँ एक सैम्पल पेपर का। किस क्वेश्चन में कितना लिखना है, 1 मार्क का क्वेश्चन है तो कितना लिखना है, 2 मार्क का है तो कितना लिखना है और इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट कंप्लीट पेपर सोल्यूशन। ये टॉपर स्टाइल में बनाया गया पेपर सोल्यूशन है। प्लीज ध्यान से इसको रीड करिएगा और देखना जरूर है इस वीडियो को, आपके लिए बेनिफिट होगा। 1 to 18 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, आपने सॉल्व करने होते हैं। लेकिन अगर कहीं न्यूमेरिकल आ जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो आप देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, अगर आप पढ़ पा रहे हैं इसको। मोलर आयनिक कंडक्टिविटीज गिवन है और मोलर आयनिक कंडक्टिविटीज के बेसिस पर आपने इसको CaCl2 की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है। डेफिनेटली ये कोलराउस लॉ का क्वेश्चन है। कोलराउस लॉ का फॉर्मूला लगाना है, टोटल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू द मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ आयंस, दैट इज कैटायन, दैट ऑफ M प्लस एनाइन, दोनों का सम करना है। तो आप देखो इसका जो भी आप कई बार रफ वर्क करते हो, मैं कहता हूँ रफ वर्क की बजाय उसकी कैलकुलेशन को वहीं पे मेंशन कर दो। आप देखोगे इसमें कि यहां पे इन्होंने ये वैल्यूज दी हुई है और इसके साथ यहीं पे इन्होंने एडिशन करके दिखा दिया है विद यूनिट, और फिर ऑप्शन डी बना है तो ऑप्शन डी को टिक कर दिया गया है। डी को टिक नहीं करा मतलब यहाँ पे आंसर लिख दिया गया है। कौन सा ऑब्जेक्टिव टेस्ट है? तो आपने इस तरीका से क्वेश्चन करना है कि मतलब जस्ट ऑप्शन नहीं लिखना, कोशिश करना है कि ऑप्शन के साथ अगर वो न्यूमेरिकल है तो वहां पे सॉल्व करके दिखाओ। ऑप्शन लिखने पे भी मार्क्स आपको मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक इफेक्ट पड़ेगा एग्जामिनर का कि चलो बच्चे ने थोड़ी सी कोशिश की है और प्रॉपर तरीका से सॉल्व आउट करा है। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। कंसीडर दिस रिएक्शन इन कंसंट्रेटेड KOH। ये फॉर्मल्डिहाइड और KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। आपको पता है यहाँ पे जो फॉर्मल्डिहाइड है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कंसंट्रेटेड KOH है। देन दिस इज द रिएक्शन कैनिजारो रिएक्शन। एंड कैनिजारो रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे का रिडक्शन होता है। दोनों फॉर्मल्डिहाइड है, एक फॉर्मल्डिहाइड का रिडक्शन तो अल्कोहल बन जाएगा, एक का ऑक्सीडेशन तो एसिड बन जाएगा और KOH का सॉल्ट बनेगा। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए? देखो साफ साफ लिखा है ए मिथेनॉल, बी पोटेशियम फॉर्मेट मतलब सॉल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन साथ में उन्होंने मेंशन भी कर दिया है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन लिखने का पर्पस इनका ये नहीं था, आंसर तो इनका पहले ही सही हो चुका है। आंसर तो इनका बेटा पहले से ही हो चुका है, लेकिन इनका सिर्फ पर्पस था कि यहाँ पे मेंशन करके एग्जाम में पे एक इंप्रेशन डालना कि हाँ भाई मुझे पता है कैनिजारो रिएक्शन है और ऑप्शन ये तो सही है। ऑप्शन के साथ साथ भी उसका जो ऑप्शन में जो लिखा हुआ है वो भी मेंशन करा है। ये थोड़ा सा इंप्रेशन डालता है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी डालेगा। ठीक है, तो इस तरीका से करिएगा। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड रिप्रेजेंट्स विटामिन सी। विटामिन सी का केमिकल नेम है, यहाँ पे पढ़ रखा है आपने बायोमोलिक्यूल में। विटामिन सी का केमिकल नेम सैकराइड्स, ग्लूकोनिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, बेंजोइक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। तो ऑप्शन सी टिक करा है, लिखा है सी के साथ लिख दिया एस्कॉर्बिक एसिड। बहुत से बच्चे सी लिख देते हैं और बाद में मैंने देखा है कईयों को सी डी की तरह लिख देते हैं या सी प्रॉपर नहीं लिखते, वो ए लगने लग जाता है तो एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाता है कि ये ए है या सी है। उस केस में फिर आपको मार्क्स हो सकता है ना भी मिले। लेकिन अगर आपने एस्कॉर्बिक एसिड लिख दिया तो अब ये कंफर्म हो चुका है कि अगर ये एस्कॉर्बिक एसिड है तो फिर ये सी ऑप्शन में ही लिखा है, तो फिर आपको इसका मार्क पूरा का पूरा मिलेगा। ओके, तो ये इंप्रेशन डालने के लिए मैं आपको कुछ टेक्निक्स बता रहा हूं, ऐसे आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन 1 मार्क में, रोजनमुंड रिडक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। आपको पता है रोजनमुंड रिडक्शन एल्डिहाइड के लिए ही यूज होता है, उसे कीटोन नहीं बना सकते। कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं? पैलेडियम एंड BaSO4, ऑप्शन डाल दिया, ए साथ में वो भी लिख दिया। अगला क्वेश्चन, which alkyl halide from the given option will undergo SN1। SN1 और SN2 का क्वेश्चन है, हेलो एल्केन का क्वेश्चन है। SN1 टर्शियरी अल्किल हाइड ज्यादा शो करते हैं, SN2 प्राइमरी शो करते हैं, बट ऑप्शन को ध्यान से देखना है। पहला टर्शियरी है, दूसरा सेकेंडरी है, प्राइमरी है, और ये भी कुछ डिफरेंट टाइप का प्राइमरी है, बट बिकॉज SN1 कार्बोकेटाइन बनता है तो कार्बोकेटाइन में ये प्राइमरी का टिक कर दीजिए, मतलब ये ऑप्शन लिख दीजिए विद ए के साथ। यहां लिख भी रखा है मैंने, दिस इज द एक्स्ट्रा इंप्रेशन। टॉपर स्टाइल में अगर आपने पेपर करना है तो यहां देखो मेंशन करा हुआ है कि भाई टर्शियरी कार्बोकेटाइन हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन है, इसलिए SN1 शो करता है। मतलब ये आपको एक्स्ट्रा चीज पता है, ऑप्शन लिखने से मार्क्स मिलेगा आपको,
बट मैं चाहता हूं कि अगर आपने अपनी कॉपी को अच्छे से लिखना है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको ऑप्शन भी पता है, ऑप्शन के साथ इस ऑप्शन के साथ जो वैल्यू लिखी है वो भी लिख दो, और अगर कंफर्म हो हाफ एन लाइन, ठीक है, तो उसमें उसका रीजन भी मेंशन कर दो या उसकी एक्सप्लेनेशन मेंशन कर दो, स्पेशल इफेक्ट पड़ता है। From the elements of 3D series given below, which element shows the maximum number of oxidation state? स्कैंडियम, मैग्नीज, क्रोमियम, टाइटेनियम, कौन सा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट शो करता है? तो यहाँ पे मैग्नीज है और इसका कन्फिगरेशन लिख करके बता दिया कि +2 से +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर सकता है। +2 से +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। ये अगर आप यहाँ पे मेंशन कर दे तो मैग्नीज तो लिखना ही है, ऑप्शन के साथ मैग्नीज लिखना है। तो इस तरीका से आप जो है 16-17 क्वेश्चन है, जो 18 क्वेश्चन है, उस पर अच्छा इंप्रेशन डाल सकते हैं एग्जामिनर पे। ओके, देन 7th क्वेश्चन, द करेक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है आर्हेनियस इक्वेशन, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है ये। देन k = a e -e/RT, इसका फिर जब आप लॉग लेते हो, लॉग फॉर्म में लिखते हो, तो लॉग फॉर्म में बेटा log k2/k1 = वो इक्वेशन आ जाती है e/2.303 RT r ब्रैकेट 1/t1 - t2। तो ये इक्वेशन आप यहाँ पे देख पा रहे हो। टर्शियरी अमाइन आइडेंटिफाई करना है। टर्शियरी अमाइन इट्स नॉट NH2, इट्स नॉट टर्शियरी कार्बन, ये इसका एक अलग ही फंक्शनल ग्रुप है। NH2 प्राइमरी अमाइन है, NH सेकेंडरी अमाइन है और N टर्शियरी अमाइन है। सो दिस इज द टर्शियरी अमाइन, जहां पे N ग्रुप लगा होगा वो टर्शियरी अमाइन है। पहला ये टर्शियरी अमाइन है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट टू द कीटोन्स, ध्यान रखिएगा, अगर एल्डिहाइड पे ग्रिग्नार्ड एजेंट करते हो तो याद करो, एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड है तो प्राइमरी अल्कोहल, कोई दूसरा एल्डिहाइड है तो सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर कीटोन पे ग्रिग्नार्ड एजेंट डालोगे तो टर्शियरी अल्कोहल बनता है। So it is all about tertiary alcohol। ऑप्शन भी लिखा है, साथ में वैल्यू भी लिखी है। फॉर द ग्राफ कंसंट्रेशन टाइम, इस टाइप का ग्राफ जा रहा है, तो आप देखो स्लोप नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव स्लोप के साथ उन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं कि स्लोप के बारे में बताइए। स्लोप इसका नेगेटिव में तो -k है, क्योंकि आपको पता है कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो ग्राफ को देख करके क्वेश्चन बताना था, इजी है। मैच द रिएजेंट रिक्वायर्ड टू द गिवन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल इसमें से किसके साथ करेंगे? रिएजेंट्स दे रखे हैं, चेक आउट। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, ब्यूटेन 2-1 टू ब्यूटेन 2-1, कन्वर्जन है, सुटेबल रिएजेंट बताना है, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज सुटेबल रिएजेंट के साथ आप ऑप्शन लिख दीजिए विद मैचिंग। मैचिंग इसलिए बोल रहा हूं, कई बार ABCD आप इस तरह से बनाते हो कि A C जैसा दिखता है, C A जैसा दिखता है, तो वहां कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि अब ऑन स्क्रीन मार्किंग होनी है, तो इस केस में आपको वहां पे नुकसान नहीं होगा। नेक्स्ट, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ डी ब्लॉक, कितना सिंपल क्वेश्चन है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डी ब्लॉक N-1 D1 to 10 NS2। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 to 16, ये स्टेटमेंट और रीजन टाइप है। स्टेटमेंट रीजन के पहले ऑप्शन से पहले ही दे रखे हैं, पढ़ लेना। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन इज करेक्ट। बी ऑप्शन में दोनों करेक्ट हैं बट रीजन गलत है। सी ऑप्शन में रीजन असर्शन ट्रू है बट रीजन गलत है, और डी में स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। असर्शन, पैरा नाइट्रोफिनॉल इज लेस एसिडिक देन फिनॉल्स, आपको अगर याद हो ना, ऑल नाइट्रोफिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल्स, ओके, होना चाहिए था, बट पैरा को लेस बोला, यही गलत हो गया, ऑप्शन मिल जाएगा आपको। देखो यहाँ पे क्लियरली असर्शन, ऑप्शन डी बन रहा है, फिर लिखा है असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको अच्छे से आ रही है चीजें तो ही लिखना है, पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन फिनॉल, लिखने में क्या जाता है, बट टाइम भी देखना है। 3 घंटे का टाइम है, क्या आपका पेपर उस हिसाब से एनालिसिस हो रहा है, 3 घंटे आपके लिए सफिशिएंट है, तब करना। और ऑब्वियसली इस तरह से करोगे तो आपको मार्क्स बेटर मिलेंगे। रिमेनिंग क्वेश्चन, जब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे तो एग्जामिनर के माइंड में एक क्राइटेरिया सेट हो चुका है कि यार ये बच्चा, इसको आता है सारी चीजें, ये लिखने के साथ साथ एक्सप्लेन भी कर रहा है, ऑप्शन भी दे रहा है। बेंजोइक एसिड डज नॉट अंडरगो फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है उसका, ठीक है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज डीएक्टिवेटिंग, वही बात हो गई, डीएक्टिवेटिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, दोनों सही है, ए ऑप्शन आ जाएगा। फ्रक्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर, फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड है, जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं,
ठीक है, वो सभी टॉलरेंस रिएजेंट को, फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो कार्बोनिल पार्ट है वो फ्री रहता है, और कार्बोनिल पार्ट अगर फ्री रहेगा तो इनको साथ इनको रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो असर्शन ए ट्रू है। रीजन क्या दिया, फ्रक्टोज डज नॉट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन। अरे ऊपर तो कह रहे हैं आप रिड्यूस करता है, ठीक है, क्योंकि वो, हाँ, पॉलीसैकेराइड्स जितने भी हैं सभी के सभी पॉलीसैकेराइड्स नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, क्योंकि उनके हेमी एसिटल और हेमी कीटल फॉर्म ब्लॉक्ड हो जाते हैं, आगे वो टॉलरेंस रिएजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन के साथ कंबाइन नहीं हो पाते। इस तरह से उसको आपने समझना है। 16 फॉर एडेनियल सेल Zn से Zn2+ जाना है। ये रिएक्शन दे रखी है, इसका पोटेंशियल दे रखा है, इन्होंने कहा कि 1.1 से ज्यादा का पोटेंशियल लगा दिया। देखो सेल 1.1 का पोटेंशियल दे रहा है, अगर आप सेल को बाहर से एक्सटर्नली 1.1 की पोटेंशियल ज्यादा लगा दोगे सेल रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, अब वो चार्जिंग शो करने लगेगा, और जब वो चार्जिंग शो करने लगेगा तो सेल की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, कैथोड एनोड हो गया, एनोड कैथोड हो गया। ठीक है, सेल एक्ट्स लाइक ए गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल यही तो होते थे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन सी बन रहा है, ऑप्शन सी का मतलब था असर्शन ट्रू, रीजन गलत। अब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड एक्टिवेशन एनर्जी। 16 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के हो गए। अब आपने देखो इसमें इन्होंने एक क्वेश्चन डाला है, डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड एक्टिवेशन एनर्जी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन लिख दी, ठीक है, प्रॉपर तरीका से आप देख सकते हो 3-4 लाइनों में उन्होंने समझा दिया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती क्या है। रेट इक्वेशन लिख के बता दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं रेट इक्वेशन। रेट इक्वेशन के साथ उन्होंने बताया कि इसमें जो है जो ऑर्डर होगी वो इनका सम होगी, ओवरऑल दोनों का सम होगी। तो 1 मार्क्स में जरूर है, बट 1-2 लाइन अगर आप इस तरीका से शो करोगे आपको बेटर मार्क्स मिलेंगे। ओके, देन ये दूसरा क्वेश्चन था इसका, जो इन्होंने एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बोला था, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द एवरेज एनर्जी मॉलिक्यूल्स टू टेक पार्ट इन द रिएक्शन टू रीच द थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल, उसको भी प्रॉपर लिखा हुआ है। किस क्वेश्चन में कितना लिखना है वो ध्यान दीजिएगा। अब जरा न्यूमेरिकल का देखिए, 18 क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या दिया है डेटा देख लीजिए। डेटा जो गिवन है 18 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, ये सॉल्यूट हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है, केएफ की वैल्यू दी है, सिंपल फार्मूला अप्लाई कराना है। लेकिन क्वेश्चन कैसे करना है वहां पे ये ध्यान से सुनना। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 लाइन में लिखना है, गिवन डेटा, वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में इसको केजी में कन्वर्ट कर लो, फ्रीजिंग पॉइंट केल्विन में, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर नोन है आपका, केएफ नोन है। ये डेटा लिखा है, 2-3 लाइनें लिख गई। इसके बाद अब आप अप्लाई करो फॉर्मूला, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इनटू मोलारिटी, डेल्टा टीएफ केएफ इनटू मोलारिटी, वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सारा डेटा कुछ दे रखा है, सिर्फ m2 की वैल्यू गिवन नहीं है, तो m2 आप इसको फाइंड आउट कर लो, फाइनल आंसर आ जाएगा। विद यूनिट लिखना है, करेक्ट आंसर विद यूनिट, ध्यान रखिएगा न्यूमेरिकल्स में। क्लियर? 19 क्वेश्चन देखो, ऑर्गेनिक का है। Which compound in which the pair undergo acid to reaction faster than SN1? 2 कंपाउंड दिए SN2 SN1 बताना है। डेफिनेटली आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। I- गुड लीविंग ग्रुप है Br से, तो I को लीव करा दिया है, ये बेटर SN2 देगा इससे। रीजन लिखना पड़ेगा 2 लाइनों में। अगला क्वेश्चन है, आप इनको बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर में लिखो। बॉइलिंग पॉइंट में मॉलिक्यूलर वेट देखना होता है या उसकी पोलैरिटी देखनी होती है, तो जैसे आपको चीजें दी जाए उस हिसाब से समझते जाइए, बट 3-3 4-4 लाइनों में आपने लिखना होगा। ये आप मैं सामने आपको दे रहा हूँ, आप इसको जूम करके पॉज करके रीड करके देख भी सकते हो कि क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राइट द स्टेप वाइज मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड। स्टेप वाइज मैकेनिज्म कह रहे दीजिए। ठीक है, ए पार्ट है और का, और बी पार्ट भी दे रखा, मतलब ए करो या बी करो। बी में हाउ विल यू कन्वर्ट, दो कन्वर्जन दिए। कन्वर्जन में जरा ध्यान से देखिए, बहुत से बच्चे रिएक्शन लिख देते हैं, रिएक्शन के नीचे कंपाउंड का नाम नहीं लिखते। ये चीजें मैं हाईलाइट कर रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। ये चीजें मैं हाईलाइट कर रहा हूं, प्लीज ध्यान देना, बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। देखो आप यहाँ पे कंपाउंड दिया, उसके नीचे नेम लिखा है, रिएजेंट मेंशन है, फिर प्रोडक्ट बनाया है,
फिर आगे जाकर के लिखा है, और जो कुछ भी करे या वर्डिंग में लिख दी, इट कैन बी कन्वर्टेड। कहने का मतलब है करेक्ट रिएक्शन प्रॉपर कंडीशन दोनों मेंशन करनी होंगी। जब आप दोनों चीजें मेंशन करोगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे और एक आप एग्जामिनर कार्ड भी जीतोगे कि हाँ यार इसको चीजें क्लियर है प्रॉपर। होप सो अंडरस्टैंड। ओके, आगे देखिए कन्वर्जन इथेनॉल टू 2-हाइड्रोक्सीब्यूटेनॉल। कन्वर्जन करते कैसे हैं मैं आज तो ये सिखाऊंगा नहीं। कन्वर्जन के लिए स्टार्टिंग मटेरियल फाइनल मटेरियल, पहले दोनों के स्ट्रक्चर बना लो। अपने आप दिमाग में क्लिक करो स्टार्टिंग मटेरियल किस चैप्टर से, उससे रिलेटेड रिएजेंट्स आपके दिमाग में आ जाएंगे। ये करना ही पड़ेगा। इथेनॉल से 2-हाइड्रोक्सीब्यूटेनॉल, इथेनॉल लिया पीसीसी डाल दिया, प्रीडियम क्लोरोक्रोमीन, पार्शियल ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड आया। डाइल्यूट NaOH बिकॉज ये नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं, 2 से 4 हो रहे हैं, एल्डोल कंडेंसेशन कर दो, डाइल्यूट NaOH में उसके 2 मोल्स डाल दो, ये बन गया। ओके, बट ये दिमाग मिलाना होगा कि कब मुझे एल्डोल करना है कब कैनिजारो करना है। What happens when glucose reacts with bromine water? Write the chemical equation। आपको याद है ग्लूकोज के स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस है कि ग्लूकोज में कितने OH है जी, कहाँ इसमें एल्डिहाइड है कि नहीं है, इसके कार्बन एक लीनियर चेन में जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए हैं, बहुत सी चीजें इस तरीका से थी। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। ग्लूकोज रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर, ये ग्लूकोज है, ब्रोमीन वाटर डालने पर आपको पता होना चाहिए इसका जो एल्डिहाइड पार्ट है वो एसिड बन जाता है, और ये एल्डिहाइड को ही कंफर्म करता है कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है उसके ओपन चेन में, फिशर प्रोजेक्शन में, यू कैन सी। ठीक है, करेक्ट रिएक्शन विद डिस्क्रिप्शन विल गिव यू द गुड मार्क्स। ठीक है, और ये चीज एग्जामिनर को बहुत अच्छी लगती है कि आपने डिस्क्रिप्शन के साथ रिएक्शन लिखी हुई है। दिस इज फॉर स्पेशली टॉपर्स, कि टॉपर इस चीज को समझे कि मुझे एक भी नंबर नहीं कटवाना किसी भी तरह से। दूसरा, 2 bases are mentioned below, identify which is present in DNA and RNA। DNA और RNA में बेस होते हैं, DNA और RNA पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहलाते हैं। इनमें पेंटोज शुगर, नाइट्रोजीनियस बेस और फॉस्फेट होता है। जो नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स तो DNA में भी होते हैं और RNA में भी होते हैं, लेकिन पिरिमिडिन्स में थाइमिन और साइटोसिन ये तो होते हैं DNA में, और यूरेसिल और साइटोसिन ये होते हैं RNA में। सो बताइए थाइमिन एंड यूरेसिल ये DNA में हो गए, RNA में। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, हाँ शुगर का भी फर्क है, DNA में डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक डीऑक्सीराइबो शुगर है और RNA में राइबोज शुगर है। उसके स्ट्रक्चर्स आपने देख ही रखे होंगे, इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चंस। सेक्शन सी में चलते हैं। सेक्शन सी में ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स। कुछ बच्चे इसको ना कंपाउंड का ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाने हैं तो देखेंगे, देखो EN लिखा है, EN डाइडेंटेट है और ये CN2 है। देखो PT ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाने हैं, Cl एडजेसेंट ग्रुप साथ में है तो सिस, और जब वही अपोजिट में हो गए तो ट्रांस। साथ में सिस लिखो, और अगर आप यहाँ पे मेंशन कर देते हो कि कौन सा इसमें ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है तो सोने पे सुहागा, नहीं करते हो तो कोई बात नहीं। ठीक है, करेक्ट डायग्राम विद सिस ट्रांस आइसोमर्स, विद सिस ट्रांस आइसोमर्स। नेम भी लिखने बनते हैं बट थोड़ा सा फिर वो ज्यादा हो जाएगा क्योंकि अभी बाकी पेपर लॉन्ग क्वेश्चंस पढ़े हैं। दूसरा पार्ट, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिडेंटेड लिगेंड्स। यूनिडेंट लिगेंड का मतलब है जिनकी डेंसिटी 1 है। गिव एन एग्जांपल, कोई भी यूनिडेंट लिगेंड्स आप बता सकते हो, बहुत से होते हैं। पहले आप यूनिडेंट लिगेंड्स के बारे में लिखो सारे कुछ, और उसके बाद बेटा कोई एग्जांपल, Cl-NH3 वाटर, ये कुछ हो गया। अब ये देखो नस्ट इक्वेशन पे क्वेश्चन है। नस्ट इक्वेशन पे न्यूमेरिकल आना ही आना है, जो ट्रेंड्स कहते हैं। नस्ट इक्वेशन, कैलकुलेट EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल। कैलकुलेट EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल। देख लो, ये सेल गिवन है, ये इसका डेटा गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेल गिवन है उसमें पहला पार्ट एनोड हाफ सेल होता है, दूसरा पार्ट कैथोड हाफ सेल होता है। दोनों हाफ सेल्स आपने देख लिए, इनके आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन होंगे। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको रटने की जरूरत नहीं है, वहां पे गिवन होंगे। तो हमने पहले डेटा लिखा, ठीक है, कैसे लिखा जरा देख लो, मैं यहाँ पे मेंशन करके चलता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे 3 मार्क्स में ही आता है जनरली ये। तो आपको ये गिवन सेल Sn से Sn2 प्लस, ये सेल ओपन याद लिख दिया, इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल लिख दिया, इसका भी स्टैंडर्ड पोटेंशियल लिख दिया। पूरे सेल का E0 सेल निकाल दो, E कैथोड माइनस E एनोड करके। हाइड्रोजन का तो स्टैंडर्ड 0 ही होता है, ठीक है। कैथोड पे रिडक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन। इसके बाद आप पूरे सेल रिएक्शन लिखो। सेल रिएक्शन लिखने से आपको कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। N की वैल्यू यहाँ पे 2 है,
फिर नेक्स्ट इक्वेशन लिखिए, ई सेल ई नॉट सेल माइनस 2.03 RT/NF log SN2 प्लस, ये H2 है, ये गैस है ना, तो इसका प्रेशर लिया जाएगा H प्लस और SN। यहाँ पे बेटा ध्यान दीजिए, मैंने 2.03 RT/NF लिखा है, लेकिन अगर स्टैंडर्ड केस में देखा जाएगा तो 0.059 होता है। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना आपने, ज्यादा सीधे एक क्वेश्चन लिख लेना, ठीक है। हाइड्रोजन का प्रेशर 1 है, गैस है SN, बिकॉज SN सॉलिड है तो उसकी कंसंट्रेशन 1 लेनी है, तो आपने ये डेटा यहाँ से निगलेक्ट करके इसको इस फॉर्म में लिख दिया, और इस फॉर्म में लिखने के बाद इन सब की वैल्यू पुट कर दो SN की। H प्लस कंसंट्रेशन का हमने यहाँ स्क्वायर भी करना होगा क्योंकि उसके आगे 2 लगा हुआ था, और इस तरह से आप यहाँ से ई सेल फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। ई सेल निकल गया। अगर इस क्वेश्चन में आपको ई सेल के साथ साथ कुछ और भी वैल्यूज निकालनी होती, जैसे क्या बोलते हैं, ई सेल निकल गया, डेल्टा जी निकाल दो जी, तो डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है -NF ई सेल, ठीक है। ई नॉट सेल गिवन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल दो, तो वहां से ई नॉट सेल माइनस डेल्टा, वही लॉग, बस इसमें आपने ई सेल 0 पुट कर देना है, और जो रेशियो लिखा था इसकी जगह क्यू की वैल्यू पुट कर देनी है। इंपॉर्टेंट है बेटा। अगला देखिए, ऑर्गेनिक केमिकल इक्वेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कहा है केमिकल इक्वेशन लिखो, विलियमसन सिंथेसिस लिखो, फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन लिखो, और इमर्टिमल रिएक्शन लिखो। लिखना कैसे है प्लीज ध्यान दीजिए, इसमें डू एनी 3 करा है, सारे नहीं करने थे इन्होंने, मतलब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हटा दिया। बट मैं आपको बता दूं कि जब आप किसी एल्कीन को BH3 THF के साथ रिएक्शन कराते हो तो उसका बोराइड बनता है, ट्राइबोराइड, और उसके बाद जब आप उसको H2O2 के साथ ऑक्सीडेशन करते हो तो एल्कीन से अल्कोहल बनते हैं, जस्ट लाइक वी अप्लाई द एंटीमार्कोनिकोव रूल, ठीक है। विलियमसन सिंथेसिस देखो 2 रिएक्शन लिखी है, एक जनरल एल्किल हैलाइड के तौर पे लिखा है, फिर एक एग्जांपल लिखा है विद द नेम ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। फिडल क्राफ्ट रिएक्शन, इन्होंने फिडल क्राफ्ट लिया है ईथर की, ईथर से लिखिए आप, फिडल क्राफ्ट टॉल्विन की लिख सकते हो आप, फिडल क्राफ्ट क्लोरोबेंजीन की लिख सकते हो आप, फिडल क्राफ्ट फिनॉल की लिख सकते हो, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट्स मिलेंगे। रीमर्टिबल रिएक्शन, कंपाउंड लिखने के साथ उसका नेम लिखो नीचे, फिनॉल, क्लोरोफॉर्म, केवेज, कोई बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है इसको मेन स्ट्रीम में लिखो, इन्होंने ऊपर रिएजेंट लिख दिए, और इस तरीके से थोड़ा सा मैकेनिज्म शो करके कि आप ये फाइनली आपको सल्फेल्डिहाइड मिल गया, ऐसे लिख के देना है। गिव केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश, फिनॉल और बेंजोइक एसिड को डिस्टिंग्विश करना, वो भी केमिकल टेस्ट देना है, ठीक है। तो हमें यहाँ केमिकल रिएक्शन मेंशन करनी होगी। आपको पता है फिनॉल और बेंजोइक एसिड दोनों एसिडिक शो करते हैं, बट बेंजोइक एसिड एसिड ही है, फिनॉल तो बहुत वीक एसिड है। तो अगर आप इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दो, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट बोलते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट जब आप फिनॉल में डालोगे तो उसने CO2 रिलीज नहीं करनी, लेकिन जब हम इसको बेंजोइक एसिड में डालेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी, देन डिस्टिंग्विश हो गया, देन टेस्ट भी हो गया, ठीक है। दूसरा प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनोन, एक एल्डिहाइड एक कीटोन है, टॉलेंस रिएजेंट डाल दो, टॉलेंस रिएजेंट प्रोपेनॉल को तो ऑक्सीडाइज कर देगा और कीटोन को नहीं करेगा। यहां पे आप अगर चाहो तो हाइड्रोफॉर्म टेस्ट भी कर सकते हो, क्योंकि प्रोपेनॉल हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, प्रोपेनोन दे देगा, और भी कई टेस्ट है, लेकिन वो लिखना है आपने, लिख के फिर रिएक्शन मेंशन करना है। थर्ड पार्ट, which one is a stronger acid? A stronger acid withdrawing powers लिखते हैं, यहाँ पे भी फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, बट ये वाला इसके क्लोज है, जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इसके क्लोज लगा होगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचता है, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया इससे। इसका Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट इससे ज्यादा है, इसका pH इससे कम है, ठीक है। Now explain the following terms: essential amino acids, peptide bonds, denaturation, biomolecule से। Essential amino acids are those which are necessary for the human health. This type of amino acid we have to include in our diet. ये हमने फूड में लेने होते हैं, ये हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड्स, पेप्टाइड बॉन्ड्स आर द बॉन्ड्स इन विच अल्फा अमीनो एसिड्स आर कंबाइंड टुगेदर इन प्रोटीन्स। ये लिंकेज है जो प्रोटीन्स में अमीनो एसिड्स के बीच में होती जाती है। एंड डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन इज द, you can say, when the natural protein is heated or change in temperature or pH, then it lost its native state, native structures, native activity. Just like albumin of an egg, if we boiled it, then it converted to the fibrous. Before boiling, it is a globular protein. Okay, so like this, इस तरीके से चीजें बनेंगी, लिख सकते हो आप इस तरह से।
तो ये बेटा कुछ मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स बताए हैं कि कैसे आपने लिखने हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस में ज्यादातर पार्ट्स होते हैं, उस हिसाब से देख सकते हो। और भी बाकी क्वेश्चन है बट वीडियो बहुत लेंथी हो रहा है, बट मेरे बताने का जो पर्पज है मैं देखता हूँ इसके सेकंड पार्ट में इसको डाल देता हूँ। बट कैसे आपने पेपर को शो करना है, कैसे आपने पेपर को प्रेजेंट करना है, ये चीजें ध्यान रखनी है। होप सो आप इन चीजों को ध्यान में रखते हुए कल पेपर दोगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और ध्यान रखिएगा एक बार कोई ना कोई सैम्पल पेपर सॉल्व जरूर कर लीजिएगा बिफोर टुमारोज एग्जाम। ऑल द बेस्ट बच्चों, गुड लक, थैंक यू। Okay, we can resume now. Remaining file is open. So further, I am going to discuss the remaining questions. 27. Write the IUPAC name of the following compound. इस compound का IUPAC name लिखना है. You can write it. NO2 group के बारे में लिखा है. The presence of NO2 group at its ortho para position increases the activity of haloarenes. क्योंकि वो विड्रॉ कर लेता है तो बेंजीन के साथ Cl बॉन्ड थोड़ा वीक हो जाता है और वहां से उसको रिमूव करना इजी हो जाता है। IUPAC नेम लिखा है, प्रॉपर लिखा है, करेक्ट IUPAC नेम में प्रॉपर काउंटिंग नेम लिखना है, जस्ट नेम नहीं लिखना। आपने दिखाना है जी मैंने यहाँ से काउंटिंग करी है, यहाँ इसको प्रेफरेंस दी है, ये मेरा प्रीफिक्स है, ये सफिक्स है, ये वर्ड रूट है और सीक्वेंस में विद प्रॉपर रिटन। कहाँ पे डैश लगाना है, कहाँ पे गैप करना है, इस तरीके से। ओके, NO2 विड्रॉइंग ग्रुप से बॉन्ड वीक हो जाता है, इस तरीके से उन्होंने यहाँ पे दिखा दिया ना। शो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99%। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है केमिकल काइनेटिक्स का, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ये क्वेश्चन भी आना ही आना है आपको, मतलब इस पे बेस्ड क्वेश्चन आने ही आना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन पढ़ो, गिवन डेटा लिखो, 99% कंप्लीशन है, ए नॉट की वैल्यू 100 ले लो और एक्स की वैल्यू 99 ले लो और यहाँ से आप फाइंड आउट करके पहले के निकाल लो, फिर हाफ लाइफ निकालो 2.303/k और यहाँ से कंपैरिजन कर दो कि किसको कितना मिल रहा है। कंपैरिजन कैलकुलेशन प्रॉपर होनी चाहिए। एग्जाम में लॉग वैल्यूज आपको बदल नहीं करेंगे, सिंपल लॉग, log 10, log 2.3010, log 3.4717, इस तरीके से वैल्यूज गिवन होगी। log 10 1 होता है, बहुत ज्यादा लॉग मुश्किल नहीं आएगा, अगर आएगा तो आपको इसकी वैल्यूज गिवन होंगी ईदर इन द फ्रंट पेज और बिलो द क्वेश्चन, जस्ट जहां पे क्वेश्चन दिया हो। सेक्शन डी इज द पैसेज टाइप केस स्टडी। पूरी केस स्टडी इन्होंने बना दी नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मुझे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और बायोमोलिक्यूल्स रिलेटेड या D&F से रिलेटेड उम्मीद है कि कोई ना कोई यहाँ से केस स्टडी बन सकती है, क्योंकि ये थोड़े से बिहेवियरिकल चैप्टर्स हैं। ओके, सो ये केस स्टडी है। केस स्टडी को ध्यान से 2-3 बार पढ़ना। कई बार आपको ये मुश्किल लग सकती है, मुश्किल लगे नो टेंशन, उसको 2-3 बार पढ़ो, उसको ब्रेक कर लो कई चीजों में। कई बार केस स्टडी से रिमेनिंग क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं होता, जैसे यहाँ पर है। ठीक है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस कंपाउंड? कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, मतलब ये डेंसिटी और नंबर ऑफ लिगेंड्स का सम होता है। ये डाइडेंटेट है, 2 × 2 4 हो गया, 2 6 हो गया। IUPAC नेम लिखना है। ठीक है, एक्सप्लेन दिस इज NAD ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देख लो, DsP2 आता है। DsP2, D अगर अंदर वाली ऑर्बिटल यूज हो रही है तो NAD है, D बाहर वाली यूज हो रही है तो आउटर D है। तो अगर आपको नहीं भी पढ़ते या आपको उसमें से कुछ कंटेंट नहीं मिलता तो ये क्वेश्चन ऐसा आ गया, केस स्टडी बट नो लिंक विद द पैसेज। यूज बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, डिड्यूस द शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस NiNS3 का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। ठीक है, लिखना कैसे था? COF6 के बारे में लिख दिया, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में लिख दिया, आंसर करेक्ट आंसर विद रीजन लिखने हैं। ये मैंने बॉक्स में मेंशन करा है कि आप क्या और चीज एक्स्ट्रा एक्सपेक्ट करते हैं। IUPAC नेम लिखो प्रॉपर जैसे लिखा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट पूरा इकट्ठा, उसके पहले वाला पार्ट पहले, बाद वाला पार्ट बाद में, और सेंट्रल मेटल के साथ उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, अनदर केस स्टडी, गैल्वेनिक सेल से आ गया। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन द गैल्वेनिक सेल? सिंपल क्वेश्चंस है। व्हाट इज गैल्वेनिक सेल बिहेव लाइक इलेक्ट्रोलिटिक सेल? कब इलेक्ट्रोलिटिक का काम करने लगता है? जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ जाता है तो चार्जिंग होने लग जाती है। चार्जिंग के टाइम पे ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है और डिस्चार्जिंग के टाइम पे ये सेकेंडरी सेल है या गैल्वेनिक सेल है। ये डेटा दे रखा है E0 का, यहां से पूछा है कि बताओ कैन कॉपर सॉल्यूशन बी स्टोर्ड इन पॉट मेड ऑफ जिंक? जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो अगर आप जिंक कॉपर सल्फेट रखोगे तो जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर देना है और खुद घुलने लग जाना है। नो, यू कैन स्टोर जिंक सल्फेट इन कॉपर पॉट क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है। ओके, और क्वेश्चन
हाउ मच चार्ज इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड। अगर ऐसे ये देख लो आप एनसीईआरटी क्वेश्चन ये यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना चार्ज रिक्वायर्ड, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। बट जो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे उसकी रिएक्शन लिख के दिखानी पड़ेगी। 1 मोल के लिए जितना चेंज आ रहा है उतने फैराडे आ जाएगा। H2O2 to O2 इसकी रिएक्शन लिखो, इसमें भी चेंज फाइंड आउट करो, जितना चेंज आएगा वही इसकी फैराडेज बन जाएंगे। सेक्शन ई 5 मार्क क्वेश्चन है। 5 मार्क के क्वेश्चन में आपको कभी भी सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा, मिनिमम 3 हो सकता है 4 या 5 पार्ट्स भी हो। जैसे यहाँ देख लीजिए, अटेम्प्ट एनी 5 ऑफ दीज फॉलोइंग, कई सारे पार्ट्स यदि करें 5, मतलब एक एक नंबर का ही बनाना, पर एक एक नंबर के हिसाब से आप लिख दो। व्हाई जिंक इज नॉट रिगार्डेड ट्रांजिशन एलिमेंट, व्हाई, बिकॉज it has completely filled d orbitals. What is lanthanoid contraction? You know, when we move from lanthanum to lutetium, then there is a regular decrease in their atomic radii with the atomic number. What is the reason? Poor shielding of f orbitals. Poor shielding increases the effective nuclear charge. So, contraction in the lanthanoid is observed. Okay. Compounds of transition metals generally colored because most of compounds of transition elements have D1 to 9 electronic configuration and undergo DD transitions. Electron transfer, they absorb the light into the visible region. When electrons jump back to the initial state, then emit the radiation of the color. Out of KMnO4, K2MnO4 कौन सा पैरामैग्नेटिक है? अनपेड इलेक्ट्रॉन देखने, दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो और उसकी कन्फिगरेशन देख लो। जिसमें अनपेड है वो पैरामैग्नेटिक है, जितने ज्यादा अनपेड है वो उतना ही ज्यादा पैरामैग्नेटिक है। कंप्लीट द फॉलोइंग आयनिक इक्वेशन, ये भी डी एंड एफ का है, मतलब 5 मार्क का क्वेश्चन डी एंड एफ से आ गया। Cr27H+, एसिडिक कंडीशन में Cr2O7 Cr3+ में चला जाता है, N+ वाटर कर दो। ठीक है, लिखना कितना है? 1 मार्क के हिसाब से 2 3 की लाइनों में विद रीजन लिखना है, ध्यान रखना। Correct answer you have to write with reason will affect the mentality of examiner and then he will give you definitely numbers जो जितने हैं उससे कहीं ज़्यादा नंबर आपको कट नहीं होंगे उसमें, जितने वो देना चाहता है वो चाहेगा कि मैं पूरे ही दे दूँ। DD ट्रांजिशन स्टेट के MnO4 पैरामैग्नेटिक, देखो Mn6 में 3D1 है, Mn2 में कुछ नहीं है, आर्गन क्या है, ये रिएक्शन थी। 32 क्वेश्चन, डिफाइन रिवर्स ऑस्मोसिस, सिंपल है, डेफिनेशन ही लिखनी है। Why are aquatic species are comfortable in cold water? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ज्यादा घुली होती है, लो टेम्परेचर गैसेस ज्यादा सॉल्युबिलिटी है, रिलेटेड टू द हेनरी लॉ कांसेप्ट है। ठीक है, अफेक्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस टू द लिक्विड्स। ये क्वेश्चन आ गया, सिंपल क्वेश्चन है, वेपर प्रेशर का राउल्स लॉ। राउल्स लॉ 2 है, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का पहले क्वेश्चन आ चुका है, ये वोलेटाइल। प्रेडिक्ट वेदर वांट ऑफ फैक्टर विल बी लेस और ग्रेटर 1। वेदर वांट ऑफ फैक्टर कम या ज्यादा से कैसे प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। वांट ऑफ फैक्टर अगर कम है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कम होती जाती हैं, डिसोसिएशन में वैल्यू बढ़ती है और एसोसिएशन में कम हो जाती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको जी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर लोवर्ड हो गई, मतलब फाइनल वेपर प्रेशर पहले से कम हो गया बट रिलेटिव लोवरिंग बढ़ गया, लाइक दिस। यहाँ पर डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे CaCl2 है या वांट ऑफ फैक्टर लगेगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये जो है आयनिक कंपाउंड है, इसका वांट ऑफ फैक्टर 3 होगा। वैसे आयनिक कंपाउंड में जितने नंबर ऑफ आयंस है वही उसका वांट ऑफ फैक्टर है। फिर भी अगर आपको वहां पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दियो तो आपने सॉल्व करना होगा I = 1 - अल्फा प्लस n अल्फा से। होप सो, ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है बेटा। ये देखो पूरा रिलेटिव लोवरिंग एंड वेपर प्रेशर के कंसेप्ट पे क्वेश्चन आया है, ये इसका सॉल्यूशन है, जूम करके आप पढ़ सकते हो। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, प्रोसेस इन विच एक्सटर्नल प्रेशर, हैंडरिटन है, ये सब हैंडमेड है। देन अगला क्वेश्चन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करें। ठीक है, हिंसबर्ग रिएजेंट, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड हिंसबर्ग रिएजेंट है। बेसिसिटी ऑर्डर बताना है, मिथाइलामाइन इज मोर बेसिक देन एनिलीन। लास्ट ईयर का पेपर ही डिस्कस कर रहा हूं सारा, बट सॉल्यूशन के साथ कि किसमें कितना लिखना है। ठीक है, ये आपने कंपाउंड लिख दिया, बट कंपाउंड के कन्वर्जन भी दिखाना है, कैसे कंपाउंड जा रहे हैं, हॉफमैन ब्रोमाइड डाइज़ोटाइजेशन कैसे क्या जा रहा है। ओके, ध्यान रखना, करेक्ट केमिकल रिएक्शन, द नेम ऑफ रिएक्शन आल्सो। लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का, एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है यू हैव टू टेल एवरीथिंग अबाउट द क्वेश्चन विद रीजन, विद एक्सप्लेनेशन, विद रिएक्शन, विद नेम। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ जो पेपर है आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, और अगर हेल्प करेगा तो इसको एक बार जरूर देख लेना,
डेफिनेटली आपको इसमें एडवांटेज होगा। और मैं चाहता हूँ कि इसको एक बार देख करके फिर कोई एक सैम्पल पेपर सॉल्व करने की कोशिश करो। एंड ऑल्सो बेस्ट फॉर द टुमारो। मेरी तरफ से, हमारी एकेडमी की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। कल का पेपर आपका बहुत अच्छा जाए। मिलते हैं इसके बाद, देखते हैं कैसा जाता है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।